हाँ, तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का एडवांस अकाउंट में सेकेंड डे। उसमें लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फाइनेंस। कल हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब होता है। सोर्स का मतलब होता है माध्यम या ज़रिया, और फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। यानी एक बिज़नेस में जो पैसा आता है उसका क्या क्या माध्यम होता है, सोर्स होता है, कहाँ कहाँ से पैसा बिज़नेस में आ सकता है या आता है, तो उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन पैसा तो ठीक है आता है, लेकिन पैसा किस मकसद से आता है, तो अगर उसको डिफ़ाइन करें तो वो दो कैटेगरीज में डिफ़ाइन हो जाता है। एक को बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब ये हुआ, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि जो मनी नीडेड है या जो मनी रिक्वायर्ड है वो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। हम अभी तुरंत पैसा ले लें, अगले साल देना पड़े तो नहीं होगा, हमें एक लंबे टाइम तक के लिए पैसा चाहिए बिजनेस में। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मनी नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर का मतलब 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर एज ऑन। मतलब इस तरीके से ये कहने का मतलब है 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब ये है कि लेस देन 1 ईयर। मतलब आपने 1 महीने की क्रेडिट ले ली, 2 महीने के लिए आपने ले लिया, 6 मंथ के लिए आपने ले लिया, या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर का, 12 महीने का आपको पैसे की ज़रूरत है। तो 12 महीने तक आपको पैसे चाहिए, 12 महीने तक आप उसे लौटा देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए। और अगर आप 12 महीने में लौटा नहीं पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे आप लौटाएंगे उसको, तो वो लॉन्ग टर्म है। अब ये जो लॉन्ग टर्म है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ती होगी। जब भी आप कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश करते होंगे, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करते होंगे, या दूसरा बिजनेस को एक्सटेंड करते होंगे। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट। भाई बिजनेस तो हमेशा ही बढ़ता रहता है, तो दूसरा मकसद ये है। तीसरा मकसद है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इन तीनों चीज़ों में अगर आप एक चीज़ देखें तो कॉमन है, वो ये है कि जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है उसका फ्यूचर बेनिफिट है। मतलब लंबे टाइम तक इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किस लिए चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे। तो चलाने के लिए रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, और भी ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं वो चाहिए। या कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है,
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर का टाइम आ गया, ड्यू है, उसको देना है, या बैंक से कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है और उसको 1 साल के अंदर देना है, या फिर स्टॉक परचेज करना है। तो स्टॉक आप परचेज करेंगे, सेल करेंगे और 1 साल के अंदर आप उसका, तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो लंबे टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बेनिफिट है। एक्चुअली अगर देखें तो ये रिवेन्यू जनरेटिंग असेट्स है, मतलब ये जो पैसा खर्च हो रहा है उससे फ्यूचर में रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, और ये जो है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए है, बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए है। तो ये रनिंग एक्सपेंस है कि व्यापार कैसे चले। अब हम एक को ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को। तो हमारे पास क्या क्या माध्यम है जहां से पैसा आता है, और उस माध्यम में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो शेयर रहेगा, जिसे हम इक्विटी शेयर भी कहते हैं। इक्विटी शेयर में क्या होता है, हम उसको उतने हिस्से का उसे मालिक बना देते हैं, ओनर बना देते हैं, और जब आप किसी चीज़ के ओनर बन जाते हैं तो रिस्क भी लेते हैं। फिर आप ये नहीं उम्मीद करते कि आपको रिटर्न मिले। हाँ, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो रिटर्न मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं। तो अगर आप कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो जितना पैसा कंपनी के पास आएगा उस पैसे पर कंपनी को कोई ब्याज नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं जमा करना। यानी सबसे अच्छा तरीका है कैपिटल क्रिएट करने का, शेयर इशू करना। कोई भी कंपनी अगर बड़ा फंड क्रिएट करना चाहती है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि शेयर इशू कर दीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? इज अ टाइप ऑफ लोन। तो डिबेंचर एक तरह का लोन है। जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसको पेपर के फॉर्म में एक सिक्योरिटी देती है कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं, तो कमिटमेंट भी करते हैं कि हम आपको 10% या 12% हर साल इंटरेस्ट देंगे। और दूसरा, अगर कंपनी इन फ्यूचर वाइंड अप होती है, बंद हो जाती है या कोई, तो हमारे पास जो असेट्स है उसको हमने मॉर्गेज कर दिया है, गिरवी रख दिया है, उसको बेच के हम आपका पेमेंट। तो इससे क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर हैं उनको एक तरह का सिक्योरिटी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग शेयर्स नहीं खरीदना चाहते, उनको डर लगता है क्योंकि उनको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो वो एक सेफ साइड लेके चलते हैं कि डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दो, बैंक के कंपेयर में इंटरेस्ट भी अच्छा है और हमारा जो पैसा है वो भी सेफ है, क्योंकि कंपनी हमें आश्वस्त कर रही है कि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो हम आपका पूरा पैसा लौटा देंगे। तो डिबेंचर है। तीसरा जो ऑप्शन है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जो भी कमाया उसे रख लिया, कंपनी ने अपने पास रख लिया। तो आप कंपनी जब रख लेगी प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इन सब से भी तो वही काम हो रहा है। शेयर इशू करेंगे तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल। डिबेंचर इशू करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और रिटेन अर्निंग करेंगे तो भी कैपिटल बढ़ेगा। ये अलग बात है कि आप 100% नहीं रखना चाहते, 50%
या 60% रिटेन अर्निंग कर लिया और बाकी को डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद इसके बाद भी कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि बैंक में जाएं और टर्म्स लोन लें। टर्म्स लोन मतलब कंडीशनल लोन, 5 साल के लिए है तो इतना आपका मंथली EMI जाएगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा कि फिक्स रहेगा, कितने टाइम का पीरियड होगा, बीच में रीपेमेंट होगा कि नहीं होगा, अगर आप नहीं पे करते तो उस केस में क्या सिक्योरिटी जमा होगी। तो ये टोटल टर्म्स लोन होता है। मतलब जो लेंडर और रिसीवर होता है उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो अगर आपको कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी अपनी असेट्स को मॉर्गेज करके, प्लेज करके या हाइपोथिकेशन के ज़रिए लोन ले सकती है। तो ये सबसे आखिर में रास्ता चूज़ किया जाता है, ये ऑप्शन सबसे आखिर में सेलेक्ट किया जाता है। यही है आपके पास सोर्स जहाँ से किसी कंपनी के पास पैसा आता है। देखिए, जो कंपनी के पास पैसा होता है उसे कैपिटल कहा जाता है, पूंजी। लेकिन ये पूंजी ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी खुद की हो, इसमें बारोड भी होती है। कहने का मतलब अगर 5 लाख रुपए आपका खुद का निजी है और 2 लाख रुपए बैंक से लिया है तो आपकी कैपिटल 5 लाख नहीं बल्कि 7 लाख रुपए है, क्योंकि व्यापार आप 5 लाख से नहीं कर रहे, अभी 7 लाख से कर रहे। तो जो लोन लिया जाता है वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लिया जाता है, तो वो भी कैपिटल का पार्ट होता है, बट वो ओन कैपिटल नहीं है, वो बारोड कैपिटल है। यानी ऐसा कैपिटल है जिसे हमें एक टाइम पीरियड के बाद वापस भी करना है, लेकिन ओन कैपिटल तो कभी रीपेड नहीं होता। ओन कैपिटल तो तभी दिया जाता है जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, क्लोज हो जाती है, या कोई व्यक्ति अपना शेयर किसी और को बेच के चला जाता है तो वो एग्जिट हो जाता है, कोई एंट्री कर लेता है, तो वो चलता रहता है। तो ओवरऑल ये ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। कम टाइम के लिए आपको लोन चाहिए। जैसे पहला लोन किस लिए चाहिए? ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट खुद ही एक तरह की लायबिलिटी है, मतलब आप पैसा न लेके सामान ले लीजिए। और देखिए, अगर पैसा चाहिए तो किस लिए चाहिए? सामान खरीदने के लिए। और अगर सामान ही उधार मिल जाए तो फिर पैसा नहीं चाहिए। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये है कि आप 2 महीने 4 महीने के लिए अपनी क्रेडिट पर सामान ले लीजिए और फिर एक टाइम पीरियड के बाद अर्न करके, सेल करके उनका भुगतान कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। दूसरा है लोन फ्रॉम बैंक। जो बैंक से हम लोन लेते हैं वो भी हम 1 साल का ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोन हमेशा बड़ा होता है, 5 साल का होता है, नहीं। आप 6 महीने 1 साल के लिए भी लोन लेना चाहे। देखिए, कोई अर्जेंट काम आपका फंस गया है, कोई ऐसी डील है जिसमें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और कहीं से अरेंज नहीं हो रहा, और अगर आपको लोन के ज़रिए पैसा मिल जाए और आप वो डील फाइनल कर लें तो आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं और उससे बैंक का लोन भी चुका सकते हैं और प्रॉफिट भी। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इमीडिएट पैसे की, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही अमाउंट लोन लिया जाता है। अपनी रिक्वायरमेंट के लिए छोटा लोन अमाउंट भी लिया जाता है और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी लिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कैश क्रेडिट।
जिसको सीसी अकाउंट बोलते हैं। कैश क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि आपको बैंक आपके स्टॉक पे, मतलब जो सामान आपका रखा है और जो डेटर की वैल्यू है उस पे एक आपको लोन दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास स्टॉक और डेटर मिला के 10 लाख रुपए का करंट असेट्स है, तो बैंक आपको 7 लाख 5 लाख रुपए का लोन दे देता है 1 साल के लिए। फिर क्या करते हैं कि आपका एक अकाउंट खुल जाता है जिसको बोलते हैं सीसी अकाउंट। अब उस अकाउंट को जब चाहे पैसा यूज़ करना आप कर सकते हैं, लेकिन सपोज़ आपने यूज़ ही नहीं किया तो कोई लायबिलिटी भी नहीं है। और सपोज़ 5 लाख का लोन है, 1 ही लाख आपने यूज़ किया तो 1 ही लाख का ब्याज देना है। तो ये एक अच्छा अकाउंट है उनके लिए जिनको एक फ़ंड की सिक्योरिटी चाहिए कि आपके पास पैसा है, कभी भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो आपके पास फंड है, किसी के आगे आपको नहीं मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। आप जब चाहे सीसी में दोबारा पैसे जमा भी कर देंगे। इसका मतलब जितने पीरियड के लिए आप उस लोन को यूज़ करेंगे बस उस पीरियड का ही आपको ब्याज। तो ये एक बेहतर अकाउंट है लेकिन बिजनेस के लिए है। फिर नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी अकाउंट में बेसिक फ़र्क ये है कि सीसी अकाउंट सिक्योर्ड होता है, मतलब बिना सिक्योरिटी के नहीं मिलता, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट बिना सिक्योरिटी के मिल जाता है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपका बैंक से लेन देन अच्छा है, तो बैंक आपके करंट अकाउंट के हिसाब से आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है। ओवरड्राफ्ट मीन्स कि आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन लिख के बैंक में आप देते हैं कि आई नीड 1 लाख रुपीज़ इमीडिएटली, तो काइंडली कोऑपरेट, तो बैंक आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि बैंक खुद से नहीं चलता, बैंक आपसे चलता है। हमारा और आपका अकाउंट होता है, उसी से बैंक चलता है। तो आप हर साल हमेशा बैंक को मदद करते हैं। आज आपको ज़रूरत है, लेकिन बैंक देखेगा कि आपकी अगर क्रेडिट अच्छी है, ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो पुरानी हिस्ट्री को देख के आपको बिना सिक्योरिटी के लोन दे देगा। लेकिन चूंकि रिस्की है इसलिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और 1 साल के लिए होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट रिन्यूअल नहीं होता, लेकिन सीसी अकाउंट रिन्यूड हो जाता है। 1 साल के बाद एक्सपायर होगा, फिर रिन्यू हो जाएगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हर बार आपको नया एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो इस तरीक़े से सोर्स ऑफ फाइनेंस किसी भी बिजनेस में जो फंड की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए 2 ज़रिया है। एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में आपके पास ऑप्शन क्या है और शॉर्ट टर्म में आपके पास ऑप्शन क्या है आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन। देखिए, हम 3 तरह की सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी मतलब ज़मानत। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक कहता है सिक्योरिटी जमा करिए, तब हम आपको लोन देंगे। तो कितनी तरह की सिक्योरिटी होती है? एक सिक्योरिटी का नाम है हाइपोथिकेशन।
ये सिक्योरिटी उसको बोलते हैं जब आप मूवेबल असेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखते हैं। इसका ओनरशिप आपके पास होता है, मतलब ये आपके पास ही होता है, बैंक के पास नहीं होता। आप उसे यूज़ कर सकते हैं बट उसे सेल नहीं कर सकते। तो हाइपोथिकेशन एक सिक्योरिटी है जो किस पे मिलता है? मूवेबल असेट्स पर। गाड़ी है आपके पास, मशीनरी है, इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा है आपका मॉर्गेज। मॉर्गेज में आप इमूवेबल गुड्स को रखते हैं या नॉन मूवेबल असेट्स। जैसे इसमें आपने एग्जांपल दिया कि क्या आ जाता है, अब कार है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं लैंड है, बिल्डिंग है। इनके आधार पर आपको क्या मिल जाएगा? इस केस में इसका कागज़ बैंक में जमा होता है। अभी भी राइट आप ही के पास, मतलब रहेंगे आप ही उसमें, लेकिन उसका जो ओनरशिप का पेपर है वो बैंक के पास जमा होगा। तब तक जमा रहेगा जब तक आप लोन वापस नहीं कर देते। हाँ, एक तरह से समझ लीजिए आप किराएदार के तौर पे हो जाते हैं। नहीं, वो उसमें प्लेज में आता है, प्लेज में जो तीसरा है। तो मॉर्गेज में तो इमूवेबल हो जाएगा, जैसे ज़मीन बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। मूवेबल में तो आप अपनी असेट्स रख लेंगे। और जो तीसरा है आपका वो प्लेज है। प्लेज का मतलब वास्तविक गिरवी या पगड़ी जैसा वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे आपके LIC का पेपर है, आपके पास शेयर्स है उसका पेपर है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास किसी भी इस तरह का पेपर फॉर्म में कोई असेट्स है, उसको ले जाके बैंक में जमा कर देना पड़ता है। अब यहाँ पर उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी बैंक के पास हो जाती है, और बैंक उसकी वैल्यू के आधार पर लोन दे देता है। हाँ, प्लेस कर देते हैं, बैंक से ले लेते हैं, वो सिक्योरिटी के तौर पे रहता है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका FD है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, और वो 5 लाख रुपए की आपने FD कराई है, और FD को मैच्योर होने में अभी 1 साल बाकी है, 1 ईयर्स रिमेनिंग, बट इमीडिएट आपको 3 लाख की ज़रूरत पड़ गई और कोई सोर्स नहीं है आपके पास पैसे का। आप FD के पेपर को बैंक में प्लेज कर सकते हैं, और बैंक इसका 75 to 80% आपको लोन, तो मतलब 80% का मतलब कि 4 लाख रुपए तक का लोन वो। इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपकी FD भी नहीं टूटी, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, और आपने 1 साल का टाइम मिला तो आपने क्या किया, FD का पैसा बाद में जैसे अरेंज हुआ जमा भी कर दिया। तो इस तरीक़े से भी काम कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो FD जो है निकालनी पड़े या PPF का पैसा निकालना पड़े, ऐसा नहीं है, उसे हम प्लेज करके लोन ले सकते हैं।
बट वो पैसा लॉक इन पीरियड में चला जाता है, उसे हम विड्रॉ करेंगे तो होगा नहीं, वो लॉक हो जाता है। तो जब आप रीपे कर देंगे तो फिर वो उस पे से जो लॉक इन पीरियड है वो हट जाएगा। तो आप अगर देखें इसमें तो एक चीज़ इसमें छुपी हुई है, तीनों में कॉमन है। इसमें एक चीज़ है कॉमन, ये है कि कोई भी आदमी लोन ले सकता है। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन मकान, वो भी लोन, क्योंकि उसके पास हाइपोथिकेशन और प्लेज का ऑप्शन है। जिसके पास बिजनेस नहीं है, जिसके पास ज़मीन और मकान भी नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, उसे भी लोन मिल जाएगा। जिसके पास सिर्फ मकान और ज़मीन है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई उसके पास असेट्स इन्वेस्टमेंट नहीं, तो भी उसे, यानी इस तरीक़े से सिक्योरिटी को बनाया गया है कि हर आदमी अगर लोन लेना चाहे तो लोन ले सकता है। सैलरीड पर्सन को लोन आसानी से मिल जाता है, सरकारी कर्मचारी को, क्योंकि वो एक खुद क्या है, सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के कंपेयर में सिक्योर जॉब है, तो फिर आपको लोन आसानी से मिल जाता है। बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको बुला बुला के लोन के लिए कंपनियां बोलती रहती हैं, और 5 से 10 मिनट लगेगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बस आज इतना ही।